हमारे साथ जितेंद्र मिश्रा, डायरेक्टर जितेंद्र मिश्रा एकेडमी से होंगे। उनके बारे में अगर बात की जाए, जितेंद्र मिश्रा के बारे में, तो देखिए इनकी तरफ से तमाम कदम उठाए गए हैं अभी तक इंदौर के विकास को लेकर। इसके अलावा यहाँ पर लोगों की भलाई के लिए किस तरह के कदम इनकी तरफ से उठाए जा रहे हैं, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। आगे की फ्यूचर प्लानिंग क्या है, ये जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आप इनके बारे में कुछ खास बातें जानिए। एक तरफ जहां शिक्षा व्यवसाय का रूप धारण कर चुकी है, तो वहीं गुरुकुल पद्धति से योग, ध्यान, प्राणायाम, सरस्वती वंदना और राष्ट्र की वंदना से शिक्षा की शुरुआत होती है इंदौर स्थित जितेंद्र मिश्रा एकेडमी में। जितेंद्र मिश्रा एकेडमी MCA एंट्रेंस एग्जाम के क्षेत्र में आज पूरे भारत में नंबर 1 कोचिंग संस्थान के रूप में जाना जाता है। 21 सालों के अनुभव और रिजल्ट को देखते हुए 2013 और 2018 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और 2019 में तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ और 2020 में पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने भी सम्मानित किया है। भारत को विश्वगुरु बनाने की मिशन के साथ विद्यार्थियों में राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण को सफल और सक्षम बनाने के प्रयास के बारे में चर्चा करने के लिए आमंत्रित करते हैं जितेंद्र मिश्रा एकेडमी के डायरेक्टर जितेंद्र मिश्रा जी को। तो अभी आपने तमाम चीजें देखी हैं जितेंद्र मिश्रा जी के बारे में, और जब इंदौर की बात कर रहे हैं तो उनसे जानने की हमारी कोशिश रहेगी कि क्या कुछ अब आगे की प्लानिंग है। हमारे बीच मौजूद हैं जितेंद्र मिश्रा, डायरेक्टर हैं जितेंद्र मिश्रा एकेडमी से, जिनसे हम कई सवाल करेंगे और जानने की कोशिश यही करेंगे कि आगे क्या प्लानिंग है, अभी तक क्या कदम उठाए, चुनौतियां किस तरह की रही, क्या कुछ मुश्किलें रही, यही सब चीजें जानने की कोशिश करेंगे। ओवर टू यू मृदुल। धन्यवाद आकांक्षा। जितेंद्र जी, अभी हमने देखा कि लगातार समाज की बेहतरी के लिए और भारत को आगे बढ़ाने के लिए, भारत के निर्माण के लिए आपकी जो कोशिशें हैं वो लगातार ज़मीन पर उतर रही हैं। और सबसे ख़ास बात यही है कि आप उस संस्कृति को, उस विचार को आगे लेकर चल रहे हैं जो लोगों में होना चाहिए, ये हमने देखा। और जब भी हम संस्कृति की बात करते हैं तो शिक्षा आती है हमारे जहन में कि हम शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे तो आने वाले वक्त में हम हमारे बच्चों को, हमारी आने वाली पीढ़ी को सशक्त बनाएंगे। उस दिशा में आप कैसे काम कर रहे हैं? हेलो, सबसे महत्वपूर्ण तो ये कि शिक्षा आवश्यक तो है, लेकिन शिक्षा सही दिशा में होना आवश्यक है। अभी शिक्षा का जो पिछले कुछ दशकों में जो व्यवसायीकरण हुआ है, और शिक्षा का पहले मूल उद्देश्य था कि शिक्षा का उद्देश्य पेट भरने का साधन नहीं था, व्यक्ति के अंदर राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करना, ताकि जब बच्चा किसी स्कूल, कॉलेज या संस्थान से निकलता है तो देश, समाज और राष्ट्र के कल्याण में काम आए। पहले जो शिक्षा दी जाती थी, गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी, जो अब विलुप्त होती जा रही है, विलुप्त सी हो गई है क्योंकि कमर्शियलिज्म बहुत ज़्यादा हो गया है। सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य ये कि शिक्षा का मूल उद्देश्य ये था कि वो जो व्यक्ति है जिससे समाज का निर्माण होता है, समाज जिससे पूरे राष्ट्र का निर्माण होता है, वही बच्चा निकल के नेता, अभिनेता, अध्यापक, डॉक्टर, इंजीनियर बनते हैं। लेकिन शिक्षा की दिशा अगर सही नहीं होगी तो आज हम उसके दुष्परिणाम हम देख रहे हैं कि डॉक्टर्स तो निकल रहे हैं, लेकिन सभी डॉक्टर्स ऐसे नहीं, लेकिन जिस रूप में कार्य करना चाहिए उस रूप में कार्य नहीं कर रहे हैं। कोरोना काल में हमने बहुत ज़्यादा भयावह स्थिति देखी, जहाँ कुछ डॉक्टर अपनी जान की बाजी लगा के मरीजों की सुरक्षा कर रहे हैं तो कुछ लोग मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं। बहुत ऐसी विडंबना देखने को मिली कि उच्च पदों पर आसीन जो लोग हैं वो शिक्षा तो है उनके पास, लेकिन नैतिक चारित्र ज्ञान के अभाव में शिक्षा का सदुपयोग नहीं हो पाया। मैं मीठी बातें तो कर नहीं पाऊंगा, ना ही मैं इस में बात कर पाऊंगा, गोलमोल घुमा के बातें करने की मेरी आदत नहीं है, लेकिन मैं सही आईना दिखाना चाहूँगा कि आज इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि अभी एक आज ही अखबार में एक मैंने खबर पढ़ी कि स्कूल, कॉलेज 26 तारीख से खुल जाएंगे। बड़ी विडंबना है कि 18 साल के बच्चे जिनका वैक्सीनेशन हो चुका है, 18 साल की उम्र जिनकी हो गई बच्चों की, 18 साल के बाद वाले जिन बच्चों का वैक्सीनेशन हो गया है, और कॉलेज जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, NIT त्रिची, सूरत, वारंगल, जहाँ उच्च शिक्षा के लिए बच्चों ने ऋण ले रखा है, 5-5, 10-10 लाख रुपए का लोन ले रखा है, 2 साल से कॉलेजेस बंद है, उनकी तरफ देखने वाला कोई नहीं है। कि मुझे आश्चर्य हो रहा है कि क्या स्कूल के बच्चों की उम्र कॉलेज के बच्चों से कम होती है? तो पहले जिन बच्चों का आवश्यकता है कि कॉलेज में वो बच्चे जाते हैं जो ग्रेजुएट हैं और पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे हैं, जो देश का भविष्य है। एक तरफ जहाँ नौकरियाँ चली गई, 12 करोड़ के आसपास रोकने चले
चली गई और लोग नौकरी, जो बच्चे कॉलेज जाके आज नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, नौकरी ले सकते हैं, वो उसी IIT NIT से जो ग्रेजुएट बच्चे हैं वो उनके लिए प्लेसमेंट के लिए कंपनी नहीं आ पा रही क्योंकि कॉलेज बंद है। तो मैं सरकार से आग्रह करना चाहूँगा कि उस और प्रयास करने की कोशिश करें कि उन बच्चों की हित में देखें कि अगर वो बच्चे बेरोजगार हो जाएं तो उनके भविष्य का क्या होगा, और अगर वो बच्चे शिक्षित होने के बाद भी अगर उनको नौकरी नहीं मिलेगी तो किस मार्ग में जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये कि मैंने तो शिक्षा जब पढ़ाना स्टार्ट किया था, मेरे पिताजी आर्मी में थे, सैनिक थे, सैनिक परिवार से हूँ मैं। तो बचपन से मुझे उन्होंने सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह के बारे में उनकी जीवनी बताया था कि मैं सेना में जाऊंगा और देश सेवा करूंगा। फिर मैंने आचार्य चाणक्य को पढ़ा। जब आचार्य चाणक्य को पढ़ा तो बड़ा अद्भुत परिवर्तन मेरे अंदर आया। मैंने देखा कि एक शिक्षक इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है कि एक चरवाहे को, जो भेड़ चरा रहा चरवाहे को मगध का सम्राट उन्होंने बना दिया, जिसको हम चंद्रगुप्त कहते हैं। और जब अलेक्जेंडर जो भारत के ऊपर आक्रमण किया और विश्व विजय करके निकला था, और जब आचार्य चाणक्य ने सभी लोगों के द्वार खटखटाए, उसमें एक धनानंद भी था जो मदान थे, जो मद में छूट था, और आचार्य चाणक्य को धक्का दिया कि तुम शिक्षक होके इस राजनीति में दखल क्यों दे रहे हो। तो जिन स्नातक को शिक्षा दे रहे थे अपने विद्यार्थियों को, वो वेद वंदना के साथ उन्होंने बोला कि हमें शास्त्र के साथ शस्त्र की शिक्षा भी आनी चाहिए, और अलेक्जेंडर के मार्ग में अपने विद्यार्थियों को खड़ा किया। तो बड़ा मुझे प्रेरणा मिली कि शिक्षा तो होनी चाहिए, लेकिन हमें बचपन से सिखाया गया है कि एक प्रेरणा दी गई है कि जो तुमको सूल बोए ताकू बोए तुम फूल। पर आचार्य चाणक्य से मुझे एक शिक्षा मिली कि नहीं, जो तुमको सूल बोए ताकू बोए तुम भाला, वो साला भी याद करे कि पाड़ा किसी से पाला। हम हनुमान जी के वंशज है। जब आकाश मार्ग से जाते हुए काली नेमी ने रास्ता रोक लिया था हनुमान जी का, जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा था, तो पहले हम विनम्र होते हैं, विनीत होते हैं, और उसी विनम्रता विनीत का फायदा दूसरे देश उठाते हैं, जो स्थिति पाकिस्तान और चाइना की थी। तो मुझे लगा कि जब हनुमान जी आकाश मार्ग से जा रहे हैं तो प्रसंग था, काली नेमी ने रास्ता रोक लिया, और उनको लगा कि कहीं किरणों का चमत्कार ना हो जाए और ऐसा ना हो कि लक्ष्मण जी के प्राण चले जाओ। मेरा भगवान प्रभु श्री राम से कमिटमेंट है कि मैं सूर्योदय होने के पहले संजीवनी बूटी द्रोणगिरी पर्वत से लेके आ जाऊंगा। तो उन्होंने बोला, सूर्य भगवान से विनम्र निवेदन किया कि हे सूर्यदेव स्वीकार करो, हनुमत का प्रणत विनत होना, जब तक संजीवनी ना लाऊं तब तक तुम प्रकट नहीं होना। ये पहला स्वर है। एक शिक्षक का पहला स्वर यही होना चाहिए, विद्यार्थियों का पहला स्वर यही होना चाहिए। लेकिन हमारी विनम्रता को, विनीत को अगर कायरता कोई समझे तो फिर दूसरा स्वर उन्होंने बोला कि वरना है दिनकर ध्यान रहे, अंजनी तनय से पाला है, तुम देख रहे हो बचपन से हनुमत कितना मतवाला है। तो मैंने आचार्य चाणक्य से प्रेरणा लेने के बाद मैं इसी पर आ रहा हूँ, क्योंकि आपने 2-3 चीजों का जिक्र किया, रामायण का भी जिक्र किया आपने, और हनुमान जी की शक्तियों का जिक्र किया, आचार्य चाणक्य का जिक्र किया। तो चाहे रामायण हो या हमारे शास्त्र हो, उनमें लिखा हुआ है कि शिक्षा की जो पद्धति है उस पर बहुत विचार विमर्श होना चाहिए, उस पर काम होना चाहिए। और जब हम एक शिक्षक की बात करते हैं तो हमारे इस देश में ऐसे शिक्षक भी रहे हैं, और वो मैं पुराने काल की बात नहीं करूंगा, अभी के दौर की बात करूंगा। 100 साल में हमने बहुत सारे ऐसे शिक्षक देखे जो लगातार निरंतर उसी प्रगति के साथ काम कर रहे हैं। तो आपने जब देखा कि जो पद्धति है शिक्षा की वो गुरुकुल की पद्धति होनी चाहिए, और आपने उसको आज की शैली में लाने का कार्य किया है, ये सोच कैसे आई? देखिए, शिक्षा पद्धति, गुरुकुल शिक्षा पद्धति के ऊपर मेरा जो मैंने देखा तो उसका मूल उद्देश्य ये था कि मैंने जब देखा कि आज से 5000 साल पहले जो भगवान श्री कृष्ण थे वो गुरु सांदीपनी थे, जिन्होंने हमारे समाज में भगवान श्री कृष्ण दिया। गुरु वशिष्ठ ने यहाँ से 7000 साल पहले एक नर को नारायण बना दिया। भगवान राम हमारे नर के रूप में जन्मे थे और उन्होंने नारायण बनाया। और गुरुकुल ही आश्रम होता है जहाँ पे एक राजा का बेटा, एक नाई का बेटा, धोबी का बेटा, हर वर्ग का बेटा, चाहे गरीब हो अमीर हो, वो भेदभाव भुला के आपस में मित्रता करके वो शिक्षा प्राप्त करते हैं और दैनिक जीवन में होने वाली परिस्थितियों को, वो चुनौतियों को सामना करते हैं। गुरुकुल शिक्षा पद्धति के पीछे उद्देश्य ये था कि बच्चों में नैतिक चारित्रिक ज्ञान का समावेश करना, पहला उद्देश्य ये था। और साथ में जो शिक्षा दी जाती है वो राष्ट्र और समाज के कल्याण के काम आए। मैंने महसूस किया जब हम स्कूल में थे तो स्कूलों में आजकल फैंसी ड्रेस कंपटीशन होने लगा, बहुत सारी चीज़ें होने लगी, राष्ट्रीयता खोसी गई है। 26 जनवरी 15 अगस्त जैसे प्रोग्राम तो ऐसे हो गए कि लड्डू खाने का प्रोग्राम हो गया बच्चों को। महानता की कितनी बातें कर ले, लेकिन बच्चों के अंदर चरित्र कहाँ है? रोज डे और वैलेंटाइन डे बनाया जाता है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जयंती क्यों नहीं मनाई जाती है? मेरा ये आग्रह है कि अगर भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु बिस्मिल जो अपने देश के लिए कुर्बानी देके चले गए और बोला तुम्हारे हवाले वतन साथियों, तो हम
उन लोगों को याद क्यों नहीं करते और उस किताबों को पाठ क्यों नहीं पढ़ाया जाता है। सवाल ये नहीं कि सिलेबस में बदलाव हुआ, लेकिन सिलेबस में बदलाव होने के बाद चरित्र में बदलाव कैसे हो सकता है। बिल्कुल। तो मैंने वही देने की कोशिश की अपने एकेडमी संस्थान में कि मेरे यहाँ 365 दिन सारे शहीदों की जयंती पुण्यतिथि मनाई जाती है। भले टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो बच्चे, हालांकि मेरे सारे बच्चे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन कंपनी में हैं, लेकिन वो एक भी बच्चा हमेशा अपने देश के लिए काम कर रहा है। विदेश जाके काम करने के लिए मैंने उनको प्रेरित कर रखा है। विदेश जाके हमें काम नहीं करना, अपने देश के लिए काम करना, अपने देश के हित में काम करना है। ताकि जैसे बराक ओबामा आके तिरंगे के नीचे सैल्यूट करके वंदे मातरम बोल रहा है, तो हर व्यक्ति का ऐसा होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो आज अमेरिका की स्थिति, ऑस्ट्रेलिया, न्यू जर्सी की है, हमारे भारत देश की होनी चाहिए। लेकिन राष्ट्रीयता के अभाव में, देश प्रेम के अभाव में वो बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, और जब वो वापस आते हैं, कोई डॉक्टर ऑस्ट्रेलिया से आता है, तो हमारी भारत की परंपरा ऐसी हो चली है, हम फूल हाल माला लेके उसका स्वागत करते हैं कि अमेरिका रिटर्न। तो दूसरे बच्चों को प्रेरणा मिलती है कि यार अमेरिका कोई गया तो वो सम्मानीय हो गया। हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए हमें काम करना चाहिए, जो काम अब्दुल कलाम ने किया। इसलिए हम धर्म बिल्कुल जाति से यहीं परे होकर पर उनको रह के सैल्यूट करते किया। हैं। बिल्कुल, और बहुत अच्छी बात है। आपने 2-3 बातों का यहाँ पर भी जिक्र किया कि गुरुकुल में एक ही छत के नीचे हर वर्ग के लोग रहते हैं। उदाहरण हमने देखा श्री कृष्ण का, और सुदामा ने उनके साथ पढ़ाई की, उनकी मित्रता रही, और वहाँ पर कोई भाव जो था वो सिर्फ मित्रता थी, कोई मतलब नहीं था उसका। तो ये चरित्र निर्माण होना चाहिए। आपने 2-3 चीज़ों का जिक्र किया, मैं उस ओर ध्यान लगाना चाहूँगा। आपने कहा कि ऐसी शिक्षा भी बहुत होनी चाहिए। अलग तरीके की शिक्षा तो मिल रही है, लेकिन क्या हम हमारी विचारधारा या हमारी संस्कृति, हमारी समृद्धि, उसे भी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं? ये बहुत देखने वाली बात होगी। लेकिन मैंने 2-3 चीज़ें आपकी एकेडमी के बारे में पढ़ी हैं कि कोई फैकल्टी नहीं रखी है, विद्यार्थी को आप स्वयं ही पढ़ाते हैं। यानी जो स्वयं पर विश्वास करता है वो निरंतर उसी प्रगति की तरफ बढ़ता है जो उसने सोच रखी है। तो क्या इसके पीछे भी यही ध्येय वाक्य था? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि मेरा आप पोजीशन स्केल है बच्चों के साथ, या मेरे विद्यार्थी और मेरी एकेडमी, मेरा आता जाता श्वास है। तो मैंने सारे बच्चों को सभी सब्जेक्ट में खुद पढ़ाता हूँ। उससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि बच्चा किस सब्जेक्ट में वीक है, कमजोर है, एक एक सब्जेक्ट में कमांडिंग उस बच्चे की मैं चेक कर पाता हूँ। अगर अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग फैकल्टी में रखूंगा तो मुझे ये नहीं मालूम पड़ पाएगा पर्टिकुलर बच्चे की स्थिति पूरे सब्जेक्ट में क्या है, पहली बात। दूसरी बात ये कि घड़ी देख के, टाइम देख के पढ़ाने वाली फैकल्टीज बच्चे के साथ कभी न्याय नहीं कर पाती। गुरुकुल शिक्षा पद्धति होने के कारण मेरे यहाँ 7 दिन क्लास होती है, 365 दिन कुछ छुट्टियाँ नहीं होती है। त्यौहार अगर हम मनाते हैं तो 26 जनवरी, 15 अगस्त, सुभाष चंद्र बोस जयंती, पुलवामा में जो हमारे शहीद हो गए थे, उनकी वार्षिक रूप में मनाते हैं, ताकि बच्चों को मालूम पड़े कि वो 14 तारीख थी जब वैलेंटाइन डे था। कॉलेज में जाकर युवाओं को रोकना पड़ रहा था कि आज के दिन हमारे 44 सैनिक जो है सरहद में शहीद हो गए। और वो सैनिक शायद हर व्यक्ति से कहते हैं कि जरा सा दर्द पी के दिखाओ वतन के लिए, हाँ यह भी कर दिखाओ वतन के लिए। अरे वतन के लिए मरकर तो हम दिखाएंगे, तुम सिर्फ जी कर दिखाओ वतन के लिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। ये जो सिद्धांत है ये काफ़ी आगे ले जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीयता का भाव अगर बच्चों में आएगा तो वो उसी रफ्तार के साथ बढ़ेंगे। और अगर आप उनके मन में राष्ट्रीयता का भाव उत्पन्न करेंगे तो वो राष्ट्र के लिए काम करने के लिए भी प्रेरित होंगे। लेकिन एक चीज़ और है, इसी के साथ साथ ऐसा नहीं है कि गुरुकुल शिक्षा पद्धति के साथ सफलता नहीं मिल रही है। सफलता के जो आयाम मैं इस वक्त देख रहा हूँ, आपकी एकेडमी में ऑल इंडिया टॉप 10 में भी बहुत लोग आते हैं, NIT जैसे एग्जाम में, टॉप 100 में बहुत संख्या रहती है, और यहीं से निकलते हैं। तो देश में सबसे ज्यादा सिलेक्शन देना, ये आपने बताया कि पद्धति बहुत महत्वपूर्ण है, शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, और पढ़ाने का तरीका बहुत महत्वपूर्ण है। उसी से बच्चे सफल होते हैं। उन्हें टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन पद्धति जो है वो जमीन से जुड़ी भी हो सकती है। उसके पीछे मनोविज्ञान कारण ये है कि जैसे बच्चे जब सुबह से आते हैं मेरे यहाँ, तो गुरुकुल शिक्षा पद्धति होने के कारण सुबह 7 बजे आते हैं, 9 बजे रात तक बच्चे 14 घंटे मेरे साथ ही रहते हैं। और सुबह योग, ध्यान, प्राणायाम, पूजा अर्चना के बाद, राष्ट्रवंदना के बाद, माँ भगवती शारदे की वंदना के बाद, सारे शहीदों को नमन करने के बाद जब शिक्षा आरंभ होती है, तो हर बच्चे को ये महसूस होता है कि हम जब अभिमन्यु के वंशज हैं, भगवान श्री राम के वंशज हैं, क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस के वंशज हैं, तो उन्होंने अपने राष्ट्र, अपने वतन, अपने, कहते हैं कि जब कोई भी कार्य आप ऐसा सोच लेते हैं, एक संकल्प ले लेते हैं कि मेरे थ्रू एक बहुत बड़ा कार्य होना है, एक समाज का निर्माण होना है। मैं बच्चों को कभी भी ये नहीं बोलता आप विद्यार्थी हो, मैं उनको हमेशा बोलता हूँ तुम सैनिक हो। जो सैनिक सरहद की सुरक्षा कर रहे हैं बाहरी दुश्मन से, और वो हमारे भगवान हैं, हमारे सब कुछ हैं। तुम भी एक सैनिक की भूमिका में हो, तुम अंदर से अपने देश की सुरक्षा करोगे, लेकिन उसके लिए योग्य बनने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। वो -30 डिग्री में तैनात सैनिक कभी नहीं देखता लेह लद्दाख में, और ना जैसलमेर में देखता +53 में। तो आप कैसे थोड़ी सी गर्मी में, थोड़ी सी सर्दी में, थोड़ी से घर के किसी काम में आप शिक्षा से विचलित
विचलित कैसे हो सकते हो? तो 14 घंटे वो मेरे साथ रह के उस पढ़ाई के दौरान मैं उनका मनोविज्ञान ऐसा चेंज करता हूँ कि पूरे गीता के 18 अध्याय, रामायण के सारे प्रसंग, महाभारत के सारे प्रसंग, सारे महापुरुषों की जीवनी सुनाता हूँ। साथ में मैंने इनके लिए टेस्ट सीरीज ऐसी डिजाइन कर रखा है कि मैं जब पढ़ाता हूँ उसके बाद तुरंत बाद टेस्ट होता है और टेस्ट के साथ उसका आकलन भी होता है। बच्चों को कोई समस्या होती है तो समाधान करता हूँ। जब हम 365 दिन बच्चे मेरे साथ रहते हैं तो एक परिवार बन गए। जिसमें एक परिवार है जिसमें 7,500 बच्चे अभी निकल गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि 1030 पेपर के, जिसमें तकरीबन 1 लाख क्वेश्चन है, उसकी विशाल श्रृंखला पेपर की। और यही रीज़न है कि पूरे हिंदुस्तान का एनआईटी में 90% रिजल्ट पूरे एमसी एंट्रेंस एग्जाम में, चाहे वो एनआईटी हो, जेएनयू हो, बीएचयू हो, पुणे हो, एसयू हो, पूरे हिंदुस्तान का 90% रिजल्ट अपने अकेडमी से आता है। और उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि बच्चों को समर्पित भाव से पढ़ना। और कहते हैं ना कि बीज में इतनी क्वालिटी नहीं होती है, इंपॉर्टेंट है वो किस जमीन पे बोया गया है और उसका रख रखाव करने वाला किसान उससे कितना जुड़ाव रखता है। तो पूरा ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप किस तरीके से बीज बो रहे हैं और किस तरीके से उसका निर्माण कर रहे हैं। और अगर आप विद्यार्थी का निर्माण करेंगे तो राष्ट्र निर्माण अपने आप हो जाएगा। हाँ। ये हमने देखा है। और हमने देखा राष्ट्र निर्माण नहीं, आपके जो छात्र हैं वो जैसा आपने खुद ही जिक्र किया कि कई बड़ी कंपनीज में पहुंचे हैं। और ये भी छात्रों के मन में एक सवाल आता है, मैं इसलिए इसको करना चाहता हूँ कि इस पद्धति के साथ पढ़ाई तो कर रहे हैं, सिलेक्शन भी हो रहा है, लेकिन सिलेक्शन बड़ी बड़ी कंपनीज में होता है। तो सफलता का आयाम क्या होना चाहिए, क्या आप मानते हैं? देखिए, सफलता का आयाम एक अच्छा इंसान बनना होना चाहिए। आप कितने भी सफल हो जाओ, कितने भी उद्यमी हो जाओ, कितने भी सफल हो जाओ, लेकिन आफ्टर ऑल ये मैटर करता कि आप इंसान कैसे थे। आज मुझे नहीं लगता कि स्वामी विवेकानंद की कोई डिग्री पूछता होगा या फिर ये पूछता होगा कौन सी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, लेकिन आज हजारों लोग स्वामी विवेकानंद के ऊपर पीएचडी कर रहे हैं और बाबा तुलसीदास के ऊपर पीएचडी कर रहे हैं। आप इंसान अगर अच्छे नहीं है तो आप किससे शिक्षक कितने ही शिक्षित हो जाएं, लेकिन समाज को उसका कोई फायदा नहीं मिल पा रहा, राष्ट्र को कोई फायदा नहीं मिल पा रहा है, तो कोई आवश्यक नहीं। लेकिन मैं बार बार आपके चैनल के माध्यम से मैं जोर देना चाहूँगा कि सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि सिर्फ बयानबाजियों से बातें नहीं बनेंगी, हमें दिमाग में रखना पड़ेगा। जैसे आपके पहले जो डिस्कशन हो रहा था, उन्होंने सरकारी शिक्षा के बारे में बोला। मैं ये पूछना चाहूंगा कि सरकार के में कितने लोग हैं जिनके उन खुद के बच्चे सरकारी कॉलेज में पढ़ते हैं, ये सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। सबसे बड़ी बात मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि इसमें शिक्षा में परिवर्तन अगर लाना है, आज जेएनयू जैसे कांड क्यों हुए, जेएनयू में देश विरोधी नारे क्यों लग रहे हैं, उसको रोका क्यों नहीं जा सकता? और ऐसे लोगों को ऐसा जो हुआ, घटनाएं हुई, वो घटनाएं क्यों हुई? क्योंकि राष्ट्रीयता के अभाव में हुई। तो स्कूल कॉलेज में कंपलसरी नहीं होता कि पहले राष्ट्रगान होगा उसके बाद स्कूल कॉलेज चालू होगा। क्यों थिएटर में लिखना पड़ता है कि ये अब राष्ट्रगान होगा, खड़े हो जाइए? व्यक्ति के अंदर वो भाव क्यों पैदा नहीं होता? तो सबसे महत्वपूर्ण, आज भी किसी स्कूल में कंपलसरी नहीं कि राष्ट्रगान होगा फिर स्कूल चालू होगा। अगर हम अपना राष्ट्रगान, अपना वतन का गान कंपलसरी नहीं कर सकते तो हम जब तक बच्चों में राष्ट्रीयता का निर्माण नहीं करेंगे, उसको गर्व नहीं होगा मैं भारतीय हूँ। आज किसी की माँ के बारे में कोई टिप्पणी कर दे तो उसका खून खोल जाता है, लेकिन हमारी भारत माँ के बारे में कोई टिप्पणी करता है और कोई उस पर ध्यान नहीं देता, ये बात गलत है क्योंकि उसको बताया नहीं गया। आज मैं इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि आज जब हम छोटे थे तो मेरी माँ ने मुझे बताया था कि बेटा मैं तेरी छोटी माँ हूँ, बड़ी माँ भारती है, जीवन में कुछ करना तो इस माँ के लिए करना। भगवान के देवताओं के फोटो के बीच में हम चंद्रशेखर आजाद का फोटो था तो मैं पहचान नहीं पाया क्योंकि मेरी उम्र थी 7 वर्ष। मैंने मेरे पिताजी से पूछा कि ये तो भगवान गणेश जी हैं, ये भगवान चक्रधारी भगवान विष्णु है, लेकिन ये कौन से भगवान जिनका जेएनयू और कमर में पिस्टल है? क्या उस समय भगवान पिस्टल रखते थे? उन्होंने बोला ये सबसे बड़े भगवान हैं, इनको हम चंद्रशेखर आजाद कहते हैं। और ये उन्होंने समझाया बड़े आसान शब्द में, त्रेता में भगवान राम थे, द्वापर में श्री कृष्ण थे और कलयुग में ये चंद्रशेखर आजाद बन के आए। तो उस समय मेरे मानस में बन गया कि जितनी हमें पूजा अर्चना हम भगवान श्री राम की कर रहे हैं, जितना रिस्पेक्ट करें, जितना सम्मान कर रहे हैं, उतना ही मुझे चंद्रशेखर आजाद जी का करना चाहिए, वो राम के ही अवतार है। तो मेरा मानस चेंज हो गया। तो हिंदू मुस्लिम के लिए जब आपस में संप्रदाय लड़ते ना, पूरा देश लड़ जाता है, तो देश के लिए भी लड़ना चालू हो जाएंगे। और कोरोना काल की रही बात, जो स्थिति हो रही ना, उसमें जब लोगों ने अवसर तलाशा, कफन तक चोरी हुए, गंगा मिला से बही, स्थिति ऐसी हो गई कि मतलब जो व्यक्ति जैसा चाह रहा, मानवता बिल्कुल शर्मसार हो गई। उसका कारण है राष्ट्रीयता व्यक्ति के अंदर है। और आप देखेंगे एक ही परिवार, एक ही छत के हम सदस्य हैं, तो आपके अंदर ये भाव आएगा कि यार मैं अपने भाई के साथ छल कैसे कर सकता हूँ, आज मेरा भाई संकट में, इसके गलत कैसे कर सकता हूँ। आज एक प्रसंग में छेड़ना चाहूँगा बीच में कि भगत सिंह को जिस दिन फांसी होने वाली थी, उनकी माँ मिलने गई थी भगत सिंह से कि बेटा तो तेरे को कल फांसी हो जाएगी, मैं घोड़ी चढ़ना चाहती थी, देखना चाहती थी, घोड़ी चढ़ के देखना चाहती थी। उन्होंने जवाब दिया कि तू न रो रहा, तू है भगत सिंह की मां, मरकर भी लाल तेरा मरेगा नहीं। अरे घोड़ी चढ़ के तो लाते हैं दुल्हन सभी, हंस करके कोई फांसी चढ़ेगा नहीं। बिल्कुल। और ये जो राष्ट्रीयता का भाव है, इसी मिशन के साथ आप काम करते रहें, आपके जो छात्र हैं वो भी राष्ट्रीयता के भाव को सीखें, यही हम कामना करते हैं। एक आखिरी में मैं ज़रूर सवाल करना चाहूँगा, क्योंकि जब उद्देश्य जीवन का होता है तब आप आगे बढ़ते हैं। आपने राष्ट्रीयता का भाव का जिक्र किया, बताया कि इस दिशा में मैं काम कर रहा हूं। आपने एक अलग पद्धति के साथ शिक्षा को आगे बढ़ाया है। तो उद्देश्य क्या है आपका कि आने वाले समय में समाज की बेहतरी, राष्ट्र निर्माण,
या व्यक्ति का निर्माण, विद्यार्थी का निर्माण? मेरा उद्देश्य ये कि आचार्य चाणक्य ने एक सपना देखा था और वो मेरे हमें बहुत आदर्श रहे हैं और सुभाष चंद्र बोस मेरे आदर्श रहे हैं। तो आचार्य चाणक्य ने एक सपना देखा था जब उस समय खंड खंड जनपदों में भारत बटा हुआ था और उन्होंने एक अखंड भारत की कल्पना करी थी, भारत को विश्व गुरु पद पे फिर से आसीन करने की कल्पना की थी। वही सपना स्वामी विवेकानंद ने देखा था। जब शिकागो में कोलंबस हॉल में भाषण दिया था, पूरी सभा में उठ के लोगों ने ताली से स्वागत किया था। तो भारत को विश्व गुरु पद पे स्थापित करना मेरा सपना है। उसके लिए कहते हैं कि राष्ट्रीयता के लिए व्यक्ति को समाज से, समाज का राष्ट्र एकीकरण होना आवश्यक है। वो सूत्रपात ऐसी राष्ट्रीयता हो सकती है। तो हर एक समाज में जितने भी बच्चों को मैं शिक्षित कर सकता हूँ। मैं पहले सेना में जाना चाहता था, पर मुझे लगा मैं दोनों हाथों से मां भारती की इतनी सेवा करूंगा। तो मैं अपने हजारों लाख हाथ पैदा करना चाहता, तो मैंने ऐसी आर्मी तैयार कर दी है जो आज देश के डिफेंस में, एविएशन में, एरोनॉटिक्स में, रोबोटिक्स में, इंडियन आर्मी में हर जगह बच्चे हैं और देश सेवा के लिए तत्पर हैं और राष्ट्र के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। और वो इस दिशा में आपके मेरे एकेडमी में जैसे अभी मंगलयान 2 जो अपना प्रोजेक्ट था उसमें सॉइल टेस्टिंग का काम मेरे बच्चों ने करा। साथ में डिफेंस में, इंडियन आर्मी में मेरे बहुत सारे बच्चे हैं जो देश में सेवा दे रहे हैं। एरोनॉटिक्स में है, रोबोटिक्स में है और टेलीकम्युनिकेशन है, बैंकिंग है। उस क्षेत्र में क्योंकि मैंने बच्चों के जहन में भर दिया कि आपको हर कदम राष्ट्र के ऊपर उठे, हर जो कदम है आपका राष्ट्र की तरफ बढ़े, वतन से बढ़ के कुछ नहीं, वतन के आगे कुछ नहीं। तो पूरे साल भर उनको मूल मंत्र ये देता हूँ और गुरुदक्षिणा में मांगता भी हूँ कि आप गुरुदक्षिणा मेरे को ये दे के जाओ। वो फीस नहीं है। जैसे अभी कोरोना काल में बच्चे बहुत सारी तकलीफ में थे, मैंने 250 बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया। बच्चों को यही शिक्षा दिया कि अगर हम अपने भाइयों की मदद नहीं करेंगे तो हमारी मदद कौन करेगा। बिल्कुल। तो इसी भाव के साथ आप आगे बढ़ें। शुभकामनाएं बहुत आपकी। और जो आपकी मिशन है, जो आपकी संस्था काम कर रही है राष्ट्र निर्माण में, आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस खास पैनल में चर्चा के लिए शामिल होने के लिए भी धन्यवाद। थैंक यू बहुत। और अब वक्त तो चला है सम्मान का। तो मैं ZMPCG के सेल्स हेड राजीव त्रिपाठी को बुलाना चाहूंगी, वो आए और हमारे बीच मौजूद खास शख्सियत जितेंद्र मिश्रा, उन्हें सम्मानित करें। तो बात जिस तरह से हो रही है इंदौर से मध्य प्रदेश की, ये बहुत अहम है क्योंकि आज कई मुद्दों को लेकर हमने चर्चा की है, चाहे रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, और चूंकि इंदौर की अगर बात हो तो ये एक पर्यटक स्थली के तौर पर भी इसको देखा जाता है।